आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बनाए रखे होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही वो सब देख रहे होंगे। और एक बच्चा, सब लोग ऐसा काम करते रहिएगा कि आप कहीं भी पढ़ रहे हो अपनी पढ़ाई को नुकसान मत करिएगा। कहीं भी किसी संस्था से जुड़े हो आप पढ़िएगा, क्योंकि देखिए अगर जो ये 10th का परीक्षा है, अगर हम 10th के परीक्षा में अच्छा खासा स्कोर कर पाते हैं तो एक हमारा मोटिवेशन बढ़ जाता है और हमारा जो पढ़ने का लक्ष्य होता है वो बदल जाता है। तो बच्चों, इस 10th की परीक्षा का नुकसान मत करना और एक अच्छे रैंक से आगे आना, एक अच्छे नंबर से आगे आना। क्योंकि पास देखो लगभग जो ठीक ठाक ढंग से पढ़ते हैं वो सब पास हो जाते हैं, लेकिन एक अच्छे मार्क्स से पास होना बच्चों ये मेहनत के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो आप लोगों से मैं इतना आशा करूंगा कि आप जहां भी होंगे, कहीं भी होंगे, स्वस्थ होंगे तो पढ़ ही रहे होंगे, है ना। बच्चों, सभी लोग हम लोग देख चुके थे कि पाचन का एक टॉपिक हमने पढ़ा, पाचन का कुछ सिरा हमने पढ़ लिया था। अब कुछ सिराएं आज बची हुई हैं उसको पढ़ लेंगे और इसके बाद आज हमारा पाचन जो हो जाएगा वो समाप्त कर लेंगे। तो बच्चों चलो आज हम स्टार्ट कर लेते हैं पाचन के बारे में। आज मैं कुछ फिगर भी लिया हूं क्योंकि फिगर से ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं। तो देखिए आज का पहले इस बात पे भी आप फोकस कर लीजिएगा। सर ये पूछा, देखिए ये पूरा का पूरा आहार नाल का सिस्टम है। कहाँ से भाई? सर ये माउथ से लेके, भैया देखिए जीभ का दिया है, ये कहाँ से बोलोगे? सर माउथ से लेकर के, देखना ध्यान से भाई, सर माउथ से लेके लास्ट वाला पोर्शन क्या है? यनस तक। इसी को पूरा का पूरा बोलते हैं सर। ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या बोला जाता है? इसी पूरे के पूरे सिस्टम को भैया आहार नाल बोलते हैं। इसी पूरे के पूरे सिस्टम को आहार नाल बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। इसकी ही लंबाई आपको कितनी बताई जाती है भाई? इसकी ही लंबाई आपको 8 से 10 मीटर बताई जाती है। इसी को हमने बताया था कल आपको, सर इसी को 30 से 32 फीट भी कहते हैं। 30 से 32 फीट भी कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये माउथ वाला पोर्शन हो जाएगा और माउथ से आगे बढ़े, देखिए ये नोज वाला पोर्शन है, ये नाक वाला पोर्शन है ना, ये नाक वाला पोर्शन है, ये माउथ वाला पोर्शन है। तो माउथ और नाक देखो कहीं ना कहीं एक जगह पे मिलते हैं। ये जो चीज होती है यहाँ देखो आगे, ये कौन सी? यही फूड पाइप है। इसी को हमने बताया था फूड पाइप, या इसी का नाम हमने आपको बता दिया था कि ग्रहण। देखो भैया, इसी का नाम क्या दोगे? सर इसी का नाम हमने कल सीखा था ग्रास नली। इसी का नाम कल सीखा था भाई ग्रास नली। बात समझ में आई? अब सर ये ग्रास नली है, ये माउथ, ये टंग का मतलब सर जीभ होता है। टंग का मतलब क्या भैया? जीभ है ना, जीभ। माउथ से ही हमारा पाचन स्टार्ट होता है। सर माउथ से भोजन आगे प्रवेश करेगा तो कहाँ जाएगा? धीरे धीरे बोलोगे सर आइसोफेगस में जाएगा। और आइसोफेगस के बाद कहाँ चला जाता है? बोलेंगे भैया हमारे आमाशय में चला जाता है। कहाँ पे? स्टोमक में चला जाता है। स्टोमक का मतलब हमने कल बताया था भैया क्या होता है? भैया आमाशय होता है। क्या होगा भाई? आमाशय होगा। क्लियर है ना? यहां जब आमाशय में भोजन पहुंच जाता है तो इसी आमाशय से, देखो हमने बताया था इसी आमाशय में भोजन लगभग, अगर पूछा जाए कितना लीटर, तो लगभग 5 से 6 लीटर या 4 से 5 लीटर भोजन यहाँ पे स्टोर होता है। कितने घंटे तक स्टोर रहता है? बोलोगे भैया 3 से 4 घंटे तक यहाँ भोजन स्टोर रहता है। इतनी बात हमने कल पढ़ी थी। यहीं पे ही भैया बताया गया था आमाशय के पास ही एक रस निकलता है, जिस रस का सर नाम ने आपने बताया था जठर रस, या इसी को बोला गया था गैस्ट्रिक जूस। क्या बोला गया था? गैस्ट्रिक जूस। क्लियर है ना? अब यहां तक तो बात हम कर लिए थे। सर ये क्या भैया? ये यकृत है। ये वाला देखो डायफ्राम है, ये वाला सिरा डायफ्राम। डायफ्राम से ऊपर हम बढ़ेंगे सर, ये देखो डायफ्राम आगे बढ़ जाता है रिप्स। ये यहाँ से रिप्स होती है। तो रिप्स अभी हमें नहीं पढ़ना है, अभी रिप्स हमें नहीं पढ़ना। ये रिप्स होती है पसलियां, जो हमारे लंग्स के आगे, देखो ये जो लंग्स के आगे बनी हुई हैं ये पसलियां। तो सर ये क्या है सर? भैया ये डायफ्राम हो जाएगा ऊपर। इसके नीचे भैया गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के बारे में पढ़ेंगे। गॉल ब्लैडर किसके अंदर है भैया? ये तो यकृत है। ये क्या भैया? यकृत। यही लीवर है। और इसी लीवर में क्या है? बोलोगे सर इसी लीवर में यकृत पाया जाता है। ये किस रूस मतलब जो यकृत, सॉरी सॉरी सॉरी, जो लीवर है, जो यकृत है, इसी में भैया क्या पाया जाता है? गॉल ब्लैडर पाया जाता है। इसी गॉल ब्लैडर में सर स्टोर होता है किसका? बाइल जूस का। अभी मैं आगे पढ़ूंगा, एक एक के बारे में पढ़ूंगा, पहले फिगर आप देखिएगा। फिर भैया क्या ये सर? ये पैनक्रियाज है। ये क्या भैया? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज को हिंदी में बोलते हैं भैया अग्न्याशय। क्या बोल दोगे भैया? अग्न्याशय बोल देंगे। लीवर को क्या बोलते हो भैया? यकृत बोलते हैं। लीवर को यकृत बोलते हैं। गॉल ब्लैडर को सर पित्ताशय बोलते हैं। क्या बोलोगे भाई? पित्ताशय बोलोगे। क्लियर ना भैया? यहां तक देखिएगा। पेनक्रियास, अपेंडिक्स, यही बताया था यम फॉर्म अपेंडिक्स, है ना।
कृमि रूप परिशेषिका, एनस गुदाद्वार। लार्ज इंटेस्टाइन सर इसी को बड़ी आंत बोलते हैं। तो बड़ी आंत देखिए ये वाला दिख रहा है ना आपको, ये पूरा, अभी एक एक फिगर लिया हूं मैं, ये बड़ी आंत है। ये बीच वाला सब क्या दिख रहा है सर, ये बीच वाला भैया पूरा का पूरा छोटी आंत है। इतनी बात समझ में आई होगी ना, ये बात पूरी तरीके से आपको क्लियर हुई होगी। ये हमने बता दें इसका इसका यहाँ से यहाँ तक लेंथ क्या है, बोलोगे भैया इसका जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर। कितना कितना बताए थे भैया, 19 से 25 सेंटीमीटर बताए थे। कितना, 19 से 25 सेंटीमीटर बताए थे। क्लियर है ना। क्या इसमें कोई कोई केमिकल या सब होता है क्या, यहाँ पे बताओ कोई सर एंजाइम पाया, नहीं भैया कोई एंजाइम नहीं, बस यहाँ पे म्यूकस पाया जाता है। मुंह में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, बोला गया था भैया मुंह में एमाइलेज पाया जाता है। कौन सा एंजाइम, बोलोगे भैया एमाइलेज पाया जाता है। क्लियर है ना, यहां तक बात समझ में आई होगी आपको, ये बात पूरी तरीके से क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे, आगे क्या भैया, सर ये कौन सा फिगर आ गया भाई, यही फिगर है लीवर। इसी फिगर का नाम क्या है सर, इसी फिगर का नाम लीवर है। इसी को हम कहते हैं यकृत। यही क्या भाई हमारा, सर यही हमारा यकृत है, यही है यकृत। इसी का वजन पूछा जाए सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, सबसे पहला सवाल आपके नाम पे यही आएगा कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, सबसे बड़ी ग्रंथि। तो बोलोगे सर सबसे बड़ी जो ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है वो क्या है सर, यकृत है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, बोलोगे सर यकृत, लीवर। वजन कितना है, बड़ी है तो वजन भी होगा, सर इसका वजन कितना है, बोलोगे भैया इसका वजन 1500 ग्राम है। कितना भाई, 1500 ग्राम है, 1500 ग्राम। या इसी को क्या बोल देंगे भैया सर, 1.5 किलोग्राम है। क्लियर है ना भाई, यकृत है। ये क्या करता भाई, इसका ये देखो ये यकृत दिख रहा ना, यही यकृत क्या करता सर, यही यकृत वसा का वसीकरण करता, वसा का वसीकरण, वसा का क्या करता है, वसीकरण करता है। माने इसी को बोलते हैं फैट का इमल्सिफिकेशन होता है, फैट का इमल्सिफिकेशन, वसा का वसीकरण करेगा कौन, यही यकृत करता है। अगली बात, एक बात और जानिएगा क्या भैया, अगर पूछे सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत है ना। एक चीज और याद रखो, ये जो यकृत है ना, इसमें पुनरुत्भवन की क्षमता सर्वाधिक पाई जाती है। सर्वाधिक क्या पाया जाएगा, बोलोगे सर सर्वाधिक पुनरुत्भवन की क्षमता पाई जाएगी। क्या भैया, पुनरुत्भवन है ना, पुनरुत्भवन क्या भाई, पुनरुत्भवन की क्षमता, पुनरुत्भवन की क्षमता पाई जाती है। अब मुझे एक बात बताओ, पुनरुत्भवन है क्या, बोलोगे भैया पुनरुत्भवन क्या नहीं पता मुझे, तो बोलो पुनरुत्भवन क्या, ध्यान से देखना। अगर मैं इस यकृत को इतना हिस्सा काट के बाहर निकाल दूंगा, तो कुछ दिन बीतने के बाद, जब कुछ महीना बीतेगा, कुछ दिन बीतेंगे, सर इतना वाला पोर्शन दोबारा आ जाएगा। ये बात सही है, हाँ भाई, अगर इतना हम यकृत काट के बाहर निकालते हैं, तो ये कुछ टाइम बीतने के बाद दोबारा आएगा। इसी को बोलते हैं भैया रीजनरेशन, इसी को बोलते हैं पुनरुत्भवन। जैसे अगर आप देखे होंगे तो आपके घरों में कहीं ना कहीं छिपकली होंगी, और दरवाजों के दरारों से जब कट जाती हैं, और कटने के बाद देखते हैं उस छिपकली की पूंछ कुछ दिनों के बाद, जब कई महीना कई दिन बीत जाते हैं, तो धीरे धीरे पूंछ आने लगती है। तो बोलेंगे भैया हमारे शरीर में भी ऐसा होता है, तो बोलोगे हाँ हमारे शरीर में भी ऐसा होता है। कहाँ पे होता है, यकृत में होता है। क्या सबसे ज्यादा पुनरुत्भवन पूरे अंग में कहाँ पे होगा, बोलोगे सर यकृत में। सबसे कम कहाँ पे होता है, न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है, तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं हैं। अगर लिखना चाहते हो तो इस बात को भी लिख लो, सबसे कम, सबसे कम क्या भैया, सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता, सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता, पुनरुद्भवन की क्षमता कहाँ पे होती है, क्षमता हमारे शरीर में। किसकी बात कर रहे हैं, ये अपने शरीर की बात कर रहे हैं। क्षमता कहाँ पे है, तो बोलोगे सर अपने न्यूरॉन में। कहाँ पे, न्यूरॉन में। न्यूरॉन क्या भैया, ये तंत्रिका तंत्र का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे छोटी इकाई है। क्या लिखोगे भैया, तंत्रिका तंत्र। यहां तक बात समझ में आई होगी, यहां तक बात आप समझ पाए होंगे। सर ये क्या है भैया, यही तो बाइल डक्ट है। ये देखो जो दिख रहा ना, ये वाला हरा हरा, ये इसी को बोलते हैं पित्त नली। यही क्या है भाई, इसी का नाम है पित्त नली। इसी को बोलते हैं बाइल डक्ट। क्या नाम देते हो सर, इसी का नाम देते हैं बाइल डक्ट। बाइल डक्ट पित्त की नलियां हैं, है ना, ये पित्त की नलिकाएं हैं। ये भैया क्या है सर, यही तो गॉल ब्लैडर है। ये क्या देखो, इसी को बोलोगे सर ये गॉल ब्लैडर है ना, ये गॉल ब्लैडर है, ये गॉल ब्लैडर, यही पित्ताशय है।
यही क्या है सर पित्ताशय। इसी में भैया बाइल जूस स्टोर होता है। हाँ भाई, बाइल जूस इसी में स्टोर होता है, पित्तरस इसी में स्टोर होता है, पित्ताशय में ही पित्तरस स्टोर होता है। तो भैया पित्तरस निकलता कहाँ से होगा? भैया पित्तरस यही तो डक्ट है, और यही डक्ट क्या करती, इसी में जूस जाके स्टोर होता है। तो कौन पित्तरस निकालता होगा? अब समझ में आ गया कि जो पित्तरस निकालने वाली है नलिका है, ये पित्त, ये देखो पित्त की नलिका है, पित्तरस लेके जा रही है, तो पित्तरस कौन निकालता होगा? भैया यकृत निकालता होगा। इतनी बात क्लियर है आपको? इतनी बात आपको क्लियर है? चले आगे भैया, थोड़ा सा और देखते हैं, थोड़ा और देखते हैं, ध्यान से सुनना। ये देखो आप पूरा दिख रहा है, ये क्या भैया? यही तो पित्ताशय है। ये क्या भाई? यही पित्ताशय है, यही गॉल ब्लैडर है। ये नलिका, यही तो बाइल डक्ट्स है। ये देखो ये बाइल डक्ट्स है, पित्त की नलिकाएं हैं। पित्तरस कौन निकालता है भाई? बोलोगे सर पित्तरस का जो निकलता है, पित्तरस का श्रावण यकृत करता है। यहां लिख सकते हो पित्तरस, पित्तरस का, पित्तरस का श्रावण, पित्तरस का श्रावण कौन करता है? भैया पित्तरस का श्रावण यकृत करता है। कौन करता है भाई? सर पित्तरस का श्रावण यकृत करता है ना? पित्तरस क्या काम करता है? ये पित्तरस, सर पित्तरस, पित्तरस क्या बोलोगे सर? पित्तरस क्या करता है? वसा का, वसा का वसीकरण करता है, वसा का वसीकरण करता है, वसा का वसीकरण करता है। ध्यान से देखना, वसा का वसीकरण करता है। अब एक बात मुझे बताओ, पित्तरस अम्लीय होता क्षारीय होता? बोलोगे सर पित्तरस जो होता है, पित्तरस जो होता है, पित्तरस क्षारीय होता है। कैसी प्रकृति का होता है? पित्तरस क्षारीय प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। इतनी बात समझ में आ रही होगी, इतनी बात आप क्लियर हो जाएगी। ये किस नेचर का? बोलोगे सर क्षारीय नेचर का है। अगर क्षारीय नेचर का, तो पित्तरस का पीएच कितना होगा? इसका पीएच तब होगा। बोलोगे सर पित्तरस का जो पीएच वैल्यू होती है, जो पीएच वैल्यू होती है, वो 7.5 से लेकर के 8 के बीच में होती है, 7.5 से लेकर के 8 के बीच में होती है। बातें समझ में आ रही हैं? बातें समझ में आ रही ना, कि पित्तरस का श्रावण कहां से? भैया यकृत करता है। पित्तरस का पित्तरस क्या करता है? बोलोगे पित्तरस वसा का वसीकरण करता है, माने वसा को, जो फैट है, उसे फैटी एसिड में तोड़ देगा। दूसरी कंडीशन, पित्तरस क्षारीय प्रकृति का होता है, और पित्तरस का पीएच मान 7.5 से लेकर के 8 के बीच में होता है। एक चीज और याद रखो, पित्ताशय, यहाँ पे क्या जमा होगा? बोलोगे सर इस पित्ताशय में तो पित्तरस जमा होता है। तो भैया पित्ताशय में क्या होता है? बोल सकते हो पित्तरस जमा होता है। पित्ताशय में पित्तरस का जमा होना, है ना, जमा होना होता है। पित्ताशय में जमा होना होता है। क्लियर है ना बात ये वाली? पित्तरस में, सॉरी, पित्तरस कहाँ जमा होता? अब उत्तर आएगा पित्तरस गॉल ब्लैडर में, अर्थात पित्ताशय में जमा होता है। क्लियर है? बात समझ में आ रही होगी? क्लियर है ना यहाँ तक? और कुछ भैया? और क्या भैया? और भैया बोल सकते हैं कुछ ना, क्या पित्तरस किस रंग का होता है? यहाँ भी बोल सकते हो पित्तरस, पित्तरस ध्यान से देना, पित्तरस पीला रंग का होता है, पित्तरस पीला रंग का होता है, पीला रंग का होता है, पीला रंग का होता है। अब मुझे बताओ कारण क्या है पीला होने का? कुछ पाया जाता? हाँ भैया, एक पाया जाता है। पीला रंग होने का कारण क्या है? बोलोगे सर पीला रंग होने का कारण है बिलरुबिन। क्या नाम भैया? बिलरु, बिलरुबिन। ये क्या है? बिलरुबिन पिगमेंट पाया जाता है, बिलरुबिन पिगमेंट या वर्णक पाया जाता है। इस बिलरुबिन पिगमेंट के कारण, इस बिलरुबिन वर्णक के कारण ही क्या होता है भैया? इसी बिलरुबिन वर्णक के कारण ही हमारा जो पित्त रस होता है वो पीले कलर का होता है। आगे इसी में पढ़ते हैं कि जो पित्त रस होता है, इसी पित्त रस के कारण हमको जो पीलिया का रीजन दिखाई देता है, हमारे हाथ देखिए, अंगुलियां जो होती हैं वो सब पीली पड़ने लगती हैं, है ना? ये यही रीजन होता है पित्ताशय का। यहाँ तक बात समझ में आई होगी? क्या किसी एंजाइम का श्रावण करता है पित्ताशय? बोलो भाई, या सॉरी यकृत, कोई एंजाइम स्रावित करता है? कोई एंजाइम निकालेगा? बोलोगे सर इसमें से कोई एंजाइम स्रावित नहीं होता। इसमें से बस क्या स्रावित होता? बोलोगे सर इसमें से बस एक ही चीज स्रावित होता है, तो बोलोगे बस पित्तरस स्रावित होता है। ये क्या सबसे बड़ी ग्रंथि है शरीर की? हाँ भैया, सबसे बड़ी ग्रंथि है शरीर की। कितना वजन है? 1.5 किलोग्राम है या 1500 ग्राम। बढ़ चले आगे, ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखो भैया, अब ये क्या आ गया भाई? ये क्या आ गया? सर यही, ये जो आया हुआ है,
इसका नाम देते हैं भैया, इसका नाम देते हैं भैया, ये तो अग्न्याशय है, सॉरी क्या भाई सर, ये पैनक्रियाज है। ध्यान से देखना, ये क्या देखना, ये देखिए, इसका नाम क्या भैया सर, इसका नाम अग्न्याशय है। इसका नाम क्या है, इसका नाम अग्न्याशय है, इसी का नाम अग्न्याशय। अब जान गए अग्न्याशय, इसी को पैनक्रियाज बोलते हैं, पैनक्रियाज बोलते हैं। ये अग्न्याशय है, ये अग्न्याशय है। इसी को और कुछ किसी नाम से जानते हैं? हाँ भैया, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, दूसरे नंबर की, दूसरे, दूसरी लिख लो, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पहली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन थी? अभी हमने पढ़ा, ग्रंथि है। अगर आपसे पहली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, बोलोगे सर पहली सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, पहली सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। दूसरे नंबर की सबसे बड़ी ग्रंथि भैया, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी ग्रंथि पैनक्रियाज है, अग्न्याशय है भैया। और क्या नाम, और क्या इसके बारे में जानते हो भैया? इसके बारे में और जानते हैं क्या भाई सर? अग्न्याशय जो है, यही अग्न्याशय भैया क्या करता है, ये पत्ती के आकार का है, ये अग्न्याशय पत्ती के आकार का। एक और बात बोलो, किस आकार का भाई? पत्ती के आकार। देखो ऐसे पत्ती होती है ना, ऐसे ही पत्ती होती है, बीच में ऐसे एक बढ़ जाती है, किनारे किनारे ऐसे देखो बड होती ना। ये किस आकार का भैया? पत्ती के आकार का है। किस आकार का? पत्ती के आकार का। और कुछ बताओगे भाई इसके बारे में? हाँ सर, इसके बारे में, और यही ट्रिप्सिन रस निकालता है इसमें से। देखो यही क्या करता है, ट्रिप्सिन एंजाइम देता है, यही ट्रिप्सिन एंजाइम देता है, यही ट्रिप्सिन एंजाइम देता है। बात समझ में? ये कौन सा एंजाइम देगा भैया? सर यही तो ट्रिप्सिन एंजाइम देता है। क्लियर है यहां तक बात? और कुछ जानते हैं क्या इसके बारे में भैया? और कुछ जानते हैं क्या? जानते हैं भैया, बोल सकते हो ना। इसी में ध्यान देना, इसी में, इसी सेल में क्या पाया जाता है? अल्फा बीटा गामा सेल पाई जाती है, अल्फा बीटा, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल। इस देखो ध्यान से, एक तो ये ट्रिप्सिन भी देता है ना। दूसरी क्या भैया, इसको हम मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं, मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं, मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। क्यों मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं? बोलो कि भैया इसी को मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। देखो मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। अब मिक्स्ड ग्लैंड होने के पीछे रीजन होगा, मिक्स्ड ग्लैंड क्यों बोलते हैं? बोलो कि भैया मिक्स्ड ग्लैंड इस वजह से बोलते हैं क्योंकि ये दो प्रकार के रस का स्राव। देखो एक तो ये मिक्स्ड ग्लैंड इस वजह से बोलते हैं, एक ये नलिका में, एक नलिका में, है ना, एक नलिका में एंजाइम का श्रावण करता है, एक नलिका में एंजाइम का श्रावण, और एक नलिका विहीन। एक किसमें? नलिका विहीन, नलिका विहीन। आगे हम पढ़ेंगे जब हार्मोन्स, जब हम पढ़ेंगे आगे हार्मोन्स और एंजाइम को जब पढ़ेंगे तो यहाँ ये मिलेगा कि जो होता है कि ये देखो दो प्रकार की, एक तो नलिकाओं में भी श्रावण करता है हार्मोन्स का, और एक बोलोगे सर एक नलिका में श्रावण करता है और एक किसमें श्रावण करेगा भैया? सर एक श्रावण करता है नलिका के बिना। इस वजह से इसको मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं ना। अब एक बात, बस इतनी बात हमें यहाँ इसके बारे में यहाँ तक तो इतनी पढ़नी है। यहीं पे पढ़ते हैं भैया, लैंगर हैंस की दीपिका इसी में पाई जाती है। आगे पढ़ेंगे हम इसको, लैंगर हैंस की दीपिका क्या लिखते हैं? देखो ध्यान से लिखते हैं इसमें हम, लैंगर हैंस की दीपिका, लैंगर, ध्यान से देखिएगा भाई, लैंगर हैंस, लैंगर हैंस की दीपिका, दीपिका। इसी में क्या पाया जाता भैया? इसी में अल्फा सेल, है ना, इसी में भैया बीटा सेल, और इसी में और सेल एक गामा सेल, और भी आता है एफ सेल आता है, तो वो सब आपको नहीं पढ़ना है। अल्फा सेल क्या करता है सर? यहां से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है ग्लूको, ग्लूको, देखो ग्लूकोगॉन, क्या नाम है? ग्लूकोगॉन लिखेंगे, ग्लूकोगॉन, ये हार्मोन्स निकलता है। ये क्या भैया? बीटा सेल सर इंसुलिन हार्मोन्स निकलता है। कौन सा हार्मोन्स? सर इंसुलिन हार्मोन्स निकलता है। और ये गामा सेल सर सेमेट्रोट्रोपिन, है ना, सेमेट्रोट्रोपिन, ये हार्मोन्स निकलता है, सेमेट्रोट्रोपिन हार्मोन्स। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे देखो यही ग्लूकोगॉन जो हार्मोन्स है ना, जब हमारे शरीर में, जब हमारे शरीर में ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है, यही ग्लूकोगॉन हार्मोन्स ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में संचित कर देता है यकृत में।
है ना। दूसरा इंसुलिन क्या करता है सर, हमारे शरीर के अंदर जो ग्लूकोज है उसे रेगुलेट करने का काम करता है। उसे क्या करता है, उसे रेगुलेट करने, उसे नियंत्रित बना के रखता है। जब कभी कभी हम लोगों के शरीर में इंसुलिन रेगुलेट नहीं कर पाता ग्लूकोज को, ऐसी स्थिति में डायबिटीज हो जाता है, मधुमेह बीमारी होती है ना। और इसी में देखो सेमेटोट्रोपिन हार्मोन्स, ये सेमेटोट्रोपिन हार्मोन्स क्या करता है, बोलोगे सर जो अभी ग्लाइकोजन में बदला हुआ हमारा ग्लूकोज है, उसी ग्लाइकोजन में बदले हुए ग्लूकोज को जब हमारा शरीर ग्लूकोज नहीं पाता तो दोबारा उसी ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो इतनी बात आप समझ पाओगे। बस हमें क्या पढ़ना भैया, यहाँ से ट्रिप्सिन रस, ट्रिप्सिन रस ये पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, देखो भाई आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं भैया। अब ये कुछ शेप दिख रहा है आपको, देखिए ना ध्यान से, ये शेप दिख रहा है भैया। ये शेप जो ऊपर की तरफ जा रहा है ना, देखो ध्यान से, जो शेप ऊपर की तरफ जा रहा है, ये वाला जो शेप आपको ऊपर की तरफ दिख रहा जाते हुए, ये वाला शेप, ये क्या भैया, यही तो सर हम लोग पढ़े ना, ऑइसोफेगस, ग्रास नली। इसी का नाम क्या है, ग्रास नली, ऑइसोफेगस। ये आगे चल के तब ये क्या सर, ऑइसोफेगस तो जाके किससे मिलता है, आमाशय से, तो इसका नाम क्या हो जाएगा भैया, तो बोलोगे सर भैया इसका नाम आमाशय हो जाएगा। इसका नाम क्या है, इसका नाम आमाशय, दिख रहा ना ये आमाशय, देखो अब क्लियर हो रहा है। ये भाई क्या है भैया, ये तो मुझे अभी मैं पढ़ा हूं यकृत है, ये क्या है, ये यकृत है, क्लियर ना, ये यकृत है। ये क्या भाई, यही सर अभी हम लोग पढ़े थे कि ये बाइल डक्ट है, और बाइल डक्ट कहाँ मिल रही सर, पित्ताशय से। देखो ये पित्ताशय, गॉल ब्लैडर है, जहां पे पित्तरस जाके जमा होता है, जहां पे पित्तरस जमा होता है। अब इस शेप में ये क्या भाई, अभी हम पढ़े ना, इस शेप को क्या नाम दियो भैया, इस शेप का अभी हम नाम पढ़े हैं, इसी शेप का नाम पढ़े हैं क्या सर, यही अभी पढ़े हम, अग्न्याशय है, पैनक्रियाज है। क्या भाई, अभी यही पढ़े हम, ये अग्न्याशय है, अग्न्याशय, ये अग्न्याशय है, क्लियर है ना। अब ये क्या भाई, ये वाला और ये वाला, आगे देखते हैं, एक और फिगर देखते हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल करेंगे। ये इतनी बात समझ, ये यकृत है, ये सर पित्ताशय आगे चल के, है ना। ये देखो क्या भाई, ये अग्न्याशय ये वाला है, ये आमाशय है। अगर आप देख पाओ तो ये सर बड़ी आंत है, ये छोटी आंत, नए फिगर में देख के दिखाते हैं आपको, देखिए यहाँ से नया फिगर देखिए, ये दिख रहा भाई, ये सर लीवर हो गया, ये लीवर है। ये सर क्या भैया, यही तो गॉल ब्लैडर है, अभी जो हरा हरा कलर का हम देख रहे हैं, तो गॉल ब्लैडर है ये देखो क्या, स्टोमक है, ये वाला स्टोमक, ऊपर देखो आइसोफेगस है ना, आइसोफेगस है। ये पेनक्रियाज यहाँ नहीं दिख रहा, पेनक्रियाज इसके जस्ट पीछे है, तो पेनक्रियाज नहीं दिखा। ये क्या भाई, पूरा का पूरा लार्ज इंटेस्टाइन है। ये देखो क्या है सर, अपेंडिक्स, यही है देखो, यही अपेंडिक्स, इतना छोटा। ये बीच वाला सब भरा हुआ क्या सर, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत है। एक और फिगर लेते हैं भाई, एक और फिगर से देखते हैं, इस फिगर से समझो, पूरी तरीके से बात समझ में आएगी भैया। ये क्या है सर, यही एनएस है, यही एनएस वाला पार्ट। ये कौन सा पार्ट, एनएस वाला पार्ट। ये क्या भाई सर, ये छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन, यही छोटी आंत है। ये क्या भैया सर, ये छोटी आंत, ये देखो सब छोटी आंत। ये क्या सर, यही तो आमाशय है, ये आमाशय है। ये क्या भाई, ये सर ग्रास नली है, ऑइसोफेगस, ये ग्रास नली है। ये क्या भाई सर, यकृत है, ये देखो भैया, आ रहा ना समझ में, चीजें समझ में आ रही हैं, यकृत है। अब ध्यान से देखना होगा, ये वाला क्या, ये तो दिख रहा ना भाई, ये वाला, ये वाला, ये क्या सर, आग्नेयाशय है, आग्नेयाशय है। ध्यान से देखना, ये वाला क्या दिख रहा सर, ये बड़ी आंत है, दिख गया। अब पहचान जाओगे ना, ये बड़ी आंत है, ये छोटी आंत अंदर वाला, ये बड़ी आंत। ये दिख रहा है इतना सेप, इतना सेप, ये वाला सेप जो दिख रहा ना, ये सेप क्या सर, सर यही तो अपेंडिक्स है। क्या है, यही अपेंडिक्स है, ये देखो अपेंडिक्स, ये अपेंडिक्स। क्लियर ना, इतनी बार सर, यहाँ इसके बीच में देखो, ये आ रहा ना, ये वाली कलिका देख रहे हो ना, कौन सी सर, ये गॉल ब्लैडर में जाके मिलती है। ये क्या है, बाइल डक्ट्स, जो बाइल्स की मतलब बाइल जूस की कलिकाएं हैं। तो ये कुछ फिगर आपको समझ में आ गया होगा बेहतर तरीके से। अब हम आगे बढ़ चलते हैं। अब आगे हम क्या बढ़ेंगे भैया, एक हेडिंग बनाइएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बारे में एक चीज और ध्यान से देख लो, देख लेते हैं भाई। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे नोट कर लो, अच्छा एक बात नोट कर लो, उसके बाद हम बढ़ते हैं। क्या भैया, एक पॉइंट बना के नोट कर लो, नोट पॉइंट क्या बना लेते हैं यहाँ पे हम,
एक नोट पॉइंट बना के नोट कर लो। अग्न्याशय, अग्न्याशय से, अग्न्याशय से ट्रिप्सिन रस निकलता है या ट्रिप्सिन एंजाइम निकलता है। रस ही बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है। एंजाइम निकलता है, ट्रिप्सिन एंजाइम निकलता है जो छोटी आंत के, जो छोटी आंत के, जो छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग में, ग्रहणी, इसी को डेओडेनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को डेओडेनम बोलते हैं, है ना, इसी को ग्रहणी वाले भाग में, ग्रहणी वाले भाग में क्या करता है? जाकर पेंटोन्स से मिलता है, पेंटोन्स से मिलता है। पेंटोन्स क्या भाई? सर पेंटोन्स यही तो अभी हम पढ़े थे, पेप्सिन पेंटोन्स में बदल जाता है। ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, पेंटोन्स प्रोटीन, ये लिख सकते हो आगे। प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन भैया? आगे लिख लो, पेंटोन्स प्रोटीन, पेंटोन्स प्रोटीन। ऐसे अमीनो अम्ल में, पेंटोन्स अमीनो अम्ल में, अमीनो अम्ल में, अम्ल में बदल जाता है, बदल जाता है, बदल जाता है। अमीनो अम्ल है क्या? बोलोगे सर प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई, प्रोटीन की, प्रोटीन की सबसे स्मॉलेस्ट, देखो सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? बोलोगे सर प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई जो है ना भाई, प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई कौन है? बोलोगे सर सबसे छोटी इकाई अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड है, अमीनो अम्ल है। बात समझ में आ गई ना? यहां तक बात क्लियर हुई? आगे बढ़ चलें भाई। आगे देखो एक बात और नोट करते हैं। ये बात क्लियर है आपको पूरी तरीके से समझ में कि जो छोटी आंत में, छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं, डेओडेनम, जेजनम, इलियम। तो सबसे पहला हिस्सा डेओडेनम, ग्रहणी है। उसी ग्रहणी में क्या करता है? यही ट्रिप्सिन, और अभी आगे हम पढ़ेंगे जो हमारा पित्त रस है वो भी जाके वहीं पे मिलता है। तो ये दोनों जब ट्रिप्सिन जाके मिलेगा भाई, किससे बोलोगे? छोटी आंत में पेंटोन्स से मिलेगा। तो ये पेंटोन्स जो होता है वो अमीनो अम्ल में, अमीनो अम्ल में क्या होता है? बदल जाता है। और ये अमीनो अम्ल है क्या? बोलोगे सर प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई है। बढ़ चले आगे, देखिए आगे। ये बात क्लियर हुई? अब एक बात ध्यान से सुनना, यही अग्न्याशय, देखो यही अग्न्याशय, जो अग्न्याशय भी हम पढ़ रहे थे, यही अग्न्याशय क्या करता भाई? यही अग्न्याशय क्या करता है? पैनक्रियाटिक एमाइलेज, है ना, पैनक्रियाटिक और लाइपेज, लिख लेंगे इस बात को, पैनक्रियाटिक, ठीक, एमिलेज, है ना। ये क्या करता है? एमिलेज क्या करता है सर? ये देखो एमिलेज का काम क्या है? एमाइलेज का काम क्या है? बोलोगे सर यही तो कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम किया तभी माउथ में, माउथ में कौन पचाता भाई? बोलोगे कार्बोहाइड्रेट पचाने का काम करता है। जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जितने भी कार्ब्स हैं, इसको, इन सबको क्या करता है? डाइजेस्ट करने का काम किसके ऊपर होता है? पैनक्रियाटिक एमाइलेज के ऊपर होता है ना, पैनक्रियाटिक एमाइलेज। आगे क्या है? पैनक्रियाटिक लाइपेज। क्या भैया? लाइपेज। अब ये लाइपेज का काम क्या था बताओ मुझे? लाइपेज सर यही, लाइपेज जो होता है ये भैया लिपिड्स, लिपिड्स अर्थात जो फैट्स में कन्वर्ट करता है, ये देखो फैट्स को पचाने का काम करता है ना। एक होता है ट्रिप्सिन, एक होता है काइमोट्रिप्सिन। तो पैनक्रियाटिक ट्रिप्सिन और एक पैन आएगा, क्या लाएंगे नाम हम? ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, है ना। एक होता है काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ध्यान से देखना। ये ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन क्या करते हैं भैया? ये दोनों किसको? अमीनो अम्ल को, अर्थात ये प्रोटीन को बदलती है। ध्यान से देखना, किसको बदलते हैं? बोलोगे सर ये प्रोटीन को बदलते हैं। किसको? प्रोटीन को। प्रोटीन को किसमें बदल देंगे भैया? सर प्रोटीन को इसको बदलते हैं अमीनो अम्ल में,
अमीनो अम्ल में, अमीनो अम्ल में। तो ये सब कहां से रस निकलते हैं? सब अग्न्याशय से निकलते हैं। पैनक्रियाटिक एमाइलेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये सब निकलते हैं। एमाइलेज किसको? सर कार्बोहाइड्रेट को पचा देगा, है ना। लाइपेज किसको करता है? पचाता है? बोलोगे सर लाइपेज लिपिड्स अर्थात फैट को पचा देगा। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन दोनों किसको पचाते हैं भैया? अमीनो अम्ल को अमीनो अम्ल में बदलते हैं, या कहा जाए प्रोटीन को पचाने का काम करते हैं। यहां तक बात क्लियर है ना? यहां तक बात समझ में आई? अब देखिए ध्यान से, ये होगा डाइजेशन, है ना। अब हम पढ़ते हैं, अब क्या पढ़ेंगे भैया? एब्जॉर्प्शन या अवशोषण। ध्यान से देखो, अवशोषण क्या पढ़ोगे? अवशोषण पढ़ोगे। अवशोषण दो जगह से होगा। कहां कहां से? सर एक तो पढ़ लेंगे छोटी आंत से, और एक कहां से होगा भैया? बोलोगे एक भैया हम पढ़ेंगे बड़ी आंत से। याद रखना, बड़ी आंत से। जो हम खाते हैं उसका मैक्सिमम भाग, माने वो सबसे ज्यादा अवशोषण कौन करता है? तो बोलोगे सर सबसे ज्यादा अवशोषण छोटी आंत करता है। सबसे ज्यादा अवशोषण कौन करेगा भैया? छोटी आंत। बड़ी आंत, अच्छा एक चीज और याद रखो, छोटी आंत क्यों बोलते हैं, बड़ी आंत क्यों बोलते हैं? सर इसका जो डायमीटर होता है, इसका जो व्यास होता है, ये कम होता है, व्यास कम है इसका, है ना, इसका व्यास कम है। जबकि बड़ी आंत का डायमीटर क्या आता है? सर व्यास इसका अधिक है। ध्यान से याद रखना, व्यास अधिक। अगर आपसे पूछे जाए कि छोटी आंत की लंबाई कितनी है, तो बोलोगे सर छोटी आंत की जो लंबाई है, छोटी आंत की लंबाई जो है वो भाई 6 से लेके 6.5 मीटर तक। कितना? 6 से लेके 6.5। किसी किसी बुक में 7 मीटर भी देता है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। यहाँ इसकी कितनी? सर 1.5 से लेके 1.8 मीटर तक होती है। याद रखिएगा, भूलना मत, इस भी बात को याद रखिएगा, भूलना मत भाई, है ना। छोटी आंत क्यों छोटी आंत बोलते हैं? बोलोगे सर व्यास कम होने की वजह से छोटी आंत बोलते हैं। बड़ी आंत क्यों बोलते हैं भैया? बड़ी आंत इस वजह बोलते हैं उसका व्यास ज्यादा होता है। उसकी लंबाई कितनी? सर 1.5 से 1.5 मीटर से लेकर के 1.8 मीटर तक। छोटी आंत की लंबाई कितनी भैया? 6 मीटर से लेकर 6.5 मीटर तक। बोलेंगे ना संपूर्ण फाइनली फूड का डाइजेशन कहां पे होता है? फाइनली फूड का डाइजेशन माने पूरी तरीके से भोजन कहां पे पचता है? बोलोगे सर पूरी तरीके से भोजन छोटी आंत में पचता है। लिख सकते हैं भोजन का भोजन का भोजन का संपूर्ण पोषण, देखो भोजन का संपूर्ण संपूर्ण पाचन, संपूर्ण पाचन छोटी आंत में, छोटी आंत में होता है, छोटी आंत में होता है। संपूर्ण पाचन कहां पे होता है भैया? सर छोटी आंत में होता है। संपूर्ण पाचन कहां हो जाएगा? सर छोटी आंत में। यहां तक बात क्लियर है ना? ये बात इतनी क्लियर है, बात समझ में आई होगी। अब एक बात और याद रखना, देखो ध्यान से, छोटी आंत के कितने भाग हैं? देखो अगर छोटी आंत के भाग की बात करें तो बोलोगे सर छोटी आंत के 3 भाग हैं। कौन कौन भैया? डिओडेनम, डिओडेनम ना, डिओडेनम। दूसरा क्या भैया? जेजिनम, जेजिनम हो जाएगा। और तीसरा नाम क्या भैया? एलियम, एलियम। ये क्या भैया? इसे बोलते हैं ग्रहणी। हिंदी में क्या बोलते हैं? ग्रहणी। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? ग्रहणी। ये ग्रहणी है। ये क्या भाई? मध्यांत है। ये मध्यांत, मध्यांत है ना। इसको क्या बोलते हो सर? शेषांत। याद रखना, शेषांत। कॉलन और सीकम भी यहीं पे आएगा तो वो चीज पढ़ेंगे। सर डेओडेनम का काम क्या? सर इसी डेओडेनम में अभी हमने बताया यही डेओडेनम है, यही जो डेओडेनम है माने छोटी आंत का सबसे अगला भाग, छोटी आंत का जो सबसे अगला भाग होता है वही डेओडेनम है। इसी में पित्त रस और ट्रिप्सिन दोनों मिल करके हमारे जो फूड का संपूर्ण डाइजेशन कहां पे कर देते हैं? छोटी आंत में कर देते हैं। बात समझ में आई ना? ये तीनों है। अच्छा एक चीज और याद रखना, बड़ी आंत के भी हिस्से बताएंगे। पहले देखो जेजनम जो होता है, सर्वाधिक अवशोषण कहां से होता है? जेजनम से। सर्वाधिक अवशोषण, सर्वाधिक अवशोषण, सर्वाधिक अवशोषण कहां से होता है? जेनम मध्यांत से होता है। कहां से होता है भैया? मध्यांत से। अवशोषण किसे कहेंगे भैया?
अवशोषण किसे कहेंगे? तो एक चीज याद रखना, छोटी आंत मान लो ये है। अब छोटी आंत में ये फूड पार्टिकल्स या कहा जाए अमीनो एसिड है, फैटी एसिड है ना, जो भी विटामिन है वो सब इसी में है। अब ये मान लो एक ब्लड की कैपिलरीज है, ये रक्त की नलिकाएं इससे लगी हुई हैं। ऐसे अगर भोजन जो फूड वो किस में प्रवेश कर जाए, बोलोगे छोटी आंत से किस में भैया? ब्लड वेसल्स में। छोटी आंत से रक्त की कोशिकाओं में अगर क्या हो जाए, फूड चला जाता है। कहने का मतलब छोटी आंत से जो भी प्रोटीन्स हैं अमीनो एसिड में कन्वर्ट हुए, जो भी फैट्स हैं फैटी एसिड में कन्वर्ट हुए, वो सब किस में प्रवेश कर जाए? ब्लड की कैपिलरीज में अगर ब्लड की कोशिकाओं में जाना चालू हो जाते हैं तो वो क्या कहलाता है? अवशोषण कहलाता है। वो क्या कहलाता है? अवशोषण कहलाता है। बात समझ में आई? आगे देखते हैं ध्यान से। एक और पेज लेते हैं। एक और पेज क्या पढ़ेंगे भाई? एक और पेज लेते हैं, उसमें लिखते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जो छोटी, यहाँ नोट बना के लिख सकते हो क्या? छोटी आंत, छोटी आंत 90 से 95% अवशोषण अवशोषण कर देती है, या 90 से 95% पोषक तत्वों का पोषक तत्वों का पोषक तत्वों का अवशोषण पोषक तत्वों का अवशोषण करती है। 90 से 95% पोषक तत्वों का अवशोषण करती है। कौन करती भाई? छोटी आंत करती। कौन करता है? छोटी आंत। छोटी आंत में कौन सा हिस्सा करेगा? बोलेंगे सर छोटी आंत में वो हिस्से का नाम है कौन सा भाई? डिओडेनम। हाँ नहीं, जेजनम होगा, मध्यांत होगा, है ना। आगे देखते हैं छोटी आंत किसको किसको पचाता है, तो लिख लेंगे भैया। छोटी आंत जो है ये कार्बोहाइड्रेट को, ध्यान से देखना, कार्बोहाइड्रेट, है ना। आगे किसको भैया? प्रोटीन, प्रोटीन को। और किसको भैया? वसा को। और किसको भैया? सर खनिज तत्वों को, मिनरल्स को, खनिज तत्वों को। और बताओ भाई, ये सब हो जाएंगे ना। और किसी को भैया? सभी विटामिन का भी ये पाचन कर लेता है। सभी विटामिन, सभी विटामिन, या ऐसे लिख लो हिंदी में विटामिन, विटामिन, विटामिन का भी पाचन कौन करता भैया? सब ये सब कर लेता है। किसका पाचन नहीं करेगा? तो बोलोगे सर सोडियम का पाचन नहीं करेगा, कैल्शियम का पाचन नहीं करेगा, पोटेशियम का पाचन नहीं करेगा। इस बात को छोड़ लेना। क्या? सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम इसका पाचन नहीं करता, पाचन नहीं करता, पाचन नहीं करता। और किसका पाचन भैया? सर जितना भी लवण होता उसका पाचन नहीं करता, लवण साल्ट जितना उसका भी पाचन नहीं करता। और किसका पाचन नहीं करेगा? सर पानी का भी पाचन नहीं करता। कौन? छोटी आंत। तो जब ये बच जाएंगे, जब ये बच जाएंगे तो इसका पाचन कौन करेगा? सर इसका पाचन फिर आगे और एक पाचन करने वाला है, बड़ी आंत, उसका इसका पाचन बड़ी आंत करेगा। ध्यान से देखना, इसका पाचन कौन करेगा? सर बड़ी आंत करेगा। ये सब पाचन बड़ी आंत करता है, ये पाचन बड़ी आंत करता है, याद रखना। बड़ी आंत किसको पचाएगा? सर सोडियम को पचा देगा, कैल्शियम को पचा देगा, पोटेशियम पचा देगा। इसका पाचन कौन करेगा? बोलोगे बड़ी आंत करेगा। छोटी आंत करेगा? छोटी आंत, छोटी आंत पाचन नहीं करता, लेकिन करता कौन है? बड़ी आंत करता है। जलो लवण का पाचन भी बड़ी आंत करेगा, पानी का भी पाचन बड़ी आंत करेगा। जितनी भी ड्रग्स खाते हो ना, दवाएं खाते हो, वो भी उसका भी पाचन सर बड़ी आंत करेगा। जितना भी हम किंडवित भोजन, किंडवित भोजन, किंडवित या किंडवन वाला भोजन, भोजन इसको भी कौन पचाएगा? सर बड़ी आंत पचाएगा। बात सुन, जैसे जलेबी खा लिए, इडली खा लिए, डोसा खा लिए, है ना, दही सब सब जो खाते हैं हम लोग, वो क्या बड़ी आंत पचाएगा। क्लियर है? ये बात समझ में आई? एक और बात बताते हैं, ध्यान से देखो। एक और बात बताते हैं, क्या क्या भैया? बड़ी आंत हेडिंग बनाओ, बड़ी आंत। बड़ी आंत के कौन कौन से पार्ट हैं? सर इसके पार्ट देखते हैं। छोटी आंत के 3 थे ना, इसके पहले होता कॉलन, कॉलन। दूसरी आंत का नाम क्या है? सर सीकम, सीकम। तीसरा भैया क्या? अपेंडिक्स,
अपेंडिक्स, अपेंडिक्स। अगला क्या भैया, मलाशय। ये सब बड़ी आंत के भाग हैं। अगला क्या भाई सर, अगला जो है मलद्वार है, इसी को बोलते हैं एनस, रेक्टम। इसको क्या, रेक्टम। अपेंडिक्स को अपेंडिक्स ही बोलते हैं, सीकम को सीकम ही बोलते हैं, कोलन को कोलन बोलते हैं, कोलन। ये भैया सीकम, सीकम है ये क्या, अपेंडिक्स, ये अपेंडिक्स, ये अपेंडिक्स। ये क्या, रेक्टम, ये रेक्टम है। ये क्या भैया, एनस है। ध्यान से देखना, ये क्या करता भैया सर, ये मल का स्टोर करता है, मल का, मल का संग्रहण करता है, मल का संग्रहण करता है, इकट्ठा करने का काम करता है, संग्रहण करता है, मल का संग्रहण करता है ना। ये क्या सर, मल को बाहर निकालने का कार्य करता है, यहां लिख सकते हो, मल को बाहर निकालने का कार्य करता है, निकालने का कार्य करता है, मल का बाहर निकालने का करता है। अपेंडिक्स सर इसी को बोलते हैं ना, जब हम लोग ज्यादा ये सेलुलोज खाते ना, सेलुलोज क्या हमारे शरीर में, जैसे हम लोग सब साग खाते हो सेलुलोज, ये देखो सेलुलोज, सेलुलोज खाने से क्या होता है बोलोगे, सेलुलोज जो होता है ये हमारे 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 आंत की सफाई करता है, हमारे आंत की, आंत की, आंत की सफाई करता है, आंत की सफाई करता है। इस बात को याद रखना, ये आंत की सफाई करता है कौन, सेलुलोज। जैसे हम लोग खाते ना साग, पालक की साग खा लिए, चौलाई की साग खा लिए, तो उससे क्या होता है बोलोगे सर, उसमें सेलुलोज पाया जाता है, और वो सेलुलोज किसका पाचन करेगा सर, कोई वो आयरन एक तो देगा, दूसरी कंडीशन क्या, हमारे आंतों की सफाई करेगा, अर्थात क्या है, पूरे आहार नाल की सफाई करने का काम करता है। कॉलन सीकम, सीकम बता ही दिया था हमने, ये सर एक मोटी दीवार होती है जहां से अपेंडिक्स का उभार होता है, सीकम के बाद ही अपेंडिक्स का उभार होता है, एक मोटी लेयर होती है जो उसके ऊपर लेयर चढ़ती है। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी, मैं इतना आशा कर सकता हूँ कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आई। एक बात और सुन लो, एक चीज और भूल गए, क्या भैया, विलाई, विलाई क्या है ये भी याद रखो, विलाई, विलाई ये क्या करता है सर, विलाई जो होती है, विलाई जो है, ये विलाई कहां पे पाई जाती भाई सर, ये विलाई डिओडेनम में पाई जाती है, कहां, कहां, डिओडेनम में, अर्थात ग्रहणी में पाई जाती है, ग्रहणी में पाई जाती है, ग्रहणी में पाई जाती है। ग्रहणी में पाई जाती है। अब ध्यान से एक बात ध्यान सुनिएगा कि जो विलाई का काम क्या है, इसका कार्य क्या बोलना भैया, इसका कार्य है कि छोटी आंत, देखो अंगुली, जैसे अंगुली संरचना देख रहे हो, ऐसे वाली संरचना, ऐसे विलाई इसके सरफेस को क्या करती है, बढ़ाती है। तो बोलेंगे क्या, छोटी आंत की सतह को, छोटी आंत की सतह को, छोटी आंत की सतह को, सतह को बढ़ाती है, बढ़ाती है, बढ़ाती है, ताकि, ताकि अवशोषण, अवशोषण, ताकि अवशोषण के दर में, अवशोषण, ताकि अवशोषण के दर में, अवशोषण के दर में वृद्धि हो सके, दर में वृद्धि, अवशोषण के दर में वृद्धि हो सके, है ना, अवशोषण के दर में वृद्धि हो सके। तो एक बात समझ में, ग्रह विलाई का काम क्या है बोलो सर, विलाई का काम इतना ही है कि छोटी आंत में ये क्या करेगा, छोटी आंत की जो सरफेस है, जो सतह है, उसको बढ़ा देती है। जब सरफेस बढ़ा देगा तो अवशोषण ज्यादा मात्रा में होता है। एक बात और याद रख लो, क्या भैया, एक बात और याद रख लो, कौन सा, स्वांगीकरण। एक बात और याद रखो, स्वांगीकरण ये क्या है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अवशोषण हमने बताया, अवशोषण बताया, अवशोषण में क्या बताया भैया, हमने बताया अवशोषण सर समझ में आया है कैसे, ये देखो छोटी आंत है, ये छोटी आंत है, इसको नाम दे दो छोटी आंत, छोटी आंत, और ये ब्लड की कैपिलरीज है, ये रक्त नली है, ये रक्त नली है, ध्यान से देखो ये रक्त नली है। अब ध्यान से सुनना, अगर पोषक तत्व, ध्यान से देखो भाई,
अगर पोषक तत्व कहाँ से, ये यहाँ देखो ले लेते हैं। अगर पोषक तत्व तो इसमें देखो है ना, किसमें, छोटी आंत में। अगर पोषक तत्व तो छोटी आंत में है और ये पोषक तत्व तो छोटी आंत से किस में प्रवेश कर जाए, बोलोगे सर ब्लड की कैपिलरीज में चले जाए, रक्त की कोशिकाओं में प्रवेश कर जाए। जब छोटी आंत से रक्त की कोशिकाओं में जाएगा तो ये कंडीशन क्या कहलाता है सर, अवशोषण कहलाता है। बात समझ में आई। अब अवशोषण के बाद क्या होगा भाई, बोलोगे सर अवशोषण के बाद अगर ये अवशोषण देखो गया, ये छोटी, ये क्या ब्लड की नल, ये रक्त नली है, रक्त नली है ये। अब इस रक्त नली में क्या हो रहा है, इसी रक्त नली में अब जितना भी पोषक तत्व तो देखो ये घुसा ना, जितना ये पोषक तत्व तो इसके अंदर इंटर किया है, ये पोषक तत्व तो इंटर जो किया है, ये कुछ टाइम बाद क्या हो जाए भाई, यही जो पोषक तत्व है ये बिल्कुल बारीक होता चला जाए, ऐसे बारीक होता चला जाए और कुछ टाइम बाद पूरे शरीर के अंदर फैल जाए। माने ये जो पोषक तत्व धीरे 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 पूरी शरीर में क्या हो जाए, फैल जाए और पूरी तरीके से ब्लड में घुलनशील हो जाए, मिल जाए। जब पूरी तरीके से घुल जाएगा, मिल जाएगा, तो बोलेंगे उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं सर, उस प्रोसेस को सौंगीकरण बोलते हैं। क्या अवशोषण क्या है, तो बस छोटी आंत से ब्लड की कैपिलरीज में पोषक तत्वों का जाना अवशोषण कहलाता है। पोषक तत्वों का ब्लड में पहुंचकर संपूर्ण कोशिकाओं तक क्या हो जाना, बिखर जाना और पूरी तरीके से उसमें मिल जाना, यही क्या कहलाता है, स्वांगीकरण। तो आज की क्लास आपको इतनी बात समझ में आई होगी, बस आज इतनी ही बड़ी क्लास रखेंगे। अगली क्लास अब हम पढ़ेंगे श्वसन के बारे में। तो मैं इतना ही आपसे आशा करूंगा भैया कि आप सभी लोग चीजों को दोहराते रहिएगा। जितना बेहतर आप दोहराएंगे, जितना जितना ज्यादा दोहराएंगे उतनी ज्यादा आपके अंदर परिवर्तन, या कहा जाए उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा, है ना। तो बस आज इतनी बड़ी क्लास रखेंगे। सभी लोग को धन्यवाद, अगली क्लास में फिर से मिलते हैं। भैया थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा, अपने बड़े भाई बहन जो भी 10वीं में है या जो भी सहपाठी साथ में पढ़ रहे हैं उनको भी बताइएगा, ताकि वो लोग भी चीजों को जान पाए, वो भी एक अच्छा नंबर, एक अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा भैया। चलिए ठीक है, धन्यवाद आप सभी को।